पिछले वीडियो में हमने इकाई 1 से 5 तक देखा था नेट जेआरएफ के सिलेबस में। आज हम देखेंगे इकाई 6 से 10 तक। तो चलिए हम देखते हैं इकाई 6 को। सबसे पहले इकाई 6 में हमको करना है वो है आपका युक्ति युक्त तर्क। युक्ति से संबंधित तर्कों को आपको करना पड़ेगा। इसमें रीजनिंग संबंधित ज़्यादातर चीज़ें हैं। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, युक्ति ढांचे का बोध, युक्ति के रूप, निरुपाधिक, और यही वहाँ पे अवस्था और आकृति के बारे में हम परिचित होंगे। युक्ति के दोष क्या है, भाषा का प्रयोग कैसे करना है, शब्दों का लक्षण, लक्षार्थ और क्या व्यवस्थावस्थ, मतलब उसको व्यवस्थित रूप से करना है हमें। विरोध का परंपरागत वर्ग, ठीक है। उसके बाद अपने को देखना है आगे युक्ति के प्रकार कि युक्ति कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से युक्ति है। उसके बाद चलिए आगे चलते हैं हम। वेन आरेख यहाँ पे पढ़ना है हमें आपको, ठीक है। वेन आरेख भी पढ़ना है। इसमें अनुरूपताएं कि क्या अनुरूपता है, जो चीज़ें रहेगी एक समान चीज़ें रहेगी उसमें क्या भिन्न है, ये सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। तर्क की वैधता, क्या वैधता है तर्क की। वेन आरेख सरल और बहुप्रयोग कैसे प्रयोग किया जा सकता है वेन आरेख का, ये सारी चीज़ों को आपको इकाई 6 के अंतर्गत देखना है। फिर चलिए हम देखते हैं इकाई 6 में कुछ और चीज़ें बच गई है। तो ये है भारतीय तर्कशास्त्र ज्ञान के साधन के विषय में हम देखेंगे इसी में। और फिर हम देखेंगे प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। यही हम देखेंगे अनुमान की संरचना, प्रकार, व्याप्ति, हेत्वाभास को देखेंगे, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को हमें देखना है। उसके बाद चलिए हम इकाई 7 पे चलते हैं। इकाई 7 पे क्या है, तो इकाई 7 पे हमें आंकड़ों की व्याख्या करना है। ये आप देख सकते हैं, आंकड़ों की व्याख्या करना है हमें। तो आंकड़ों के स्रोत के बारे में हमें पता रहना चाहिए सबसे पहले तो, फिर उसके प्राप्ति और उसका वर्गीकरण कैसे करना है उसका, फिर गुणात्मक एवं मात्रात्मक आंकड़े का पता रहना चाहिए। तो इस तरह से आप एक एक चीज़ों को क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं अपने नोटबुक में। और उसके बाद क्या है, चित्रवत वर्णन। इसके अंतर्गत आपका हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, टेबल, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाएगा। रेखा चार्ट, ये सब इसके अंतर्गत आ जाएगा। आंकड़ों की व्याख्या इसी के अंतर्गत। आंकड़ों का क्या सुशासन, मतलब उसको व्यवस्थित रूप से करना, ये सारी चीज़ें आपको इस इकाई 7 के अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद हम इकाई 8 देखें अगर, तो इकाई 8 में जो आपको पढ़ना है वो है आपका सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को पढ़ना है आपको, ठीक है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को पढ़ना है। इसमें हम देखते हैं कि आपको आईआईटी सामान्य संक्षिप्तियाँ और शब्दावली, ठीक है। सामान्य संक्षिप्तियाँ और शब्दावली के विषय में पढ़ना है। इंटरनेट को पढ़ना है, इंटरनेट के बारे में पूरी जानकारी होगी। मतलब ये जो इकाई 8 है, ये समझ लीजिए कि ये कंप्यूटर से संबंधित है। और इसमें ईमेल क्या होता है, ईमेल क्या होता है, इस चीज़ों को जानेंगे। वहीं श्रव्य ध्वनि के बारे में भी जानेंगे। मूलभूत बातें क्या क्या है, इनमें ध्यान क्या क्या चीज़ों को देना है, ये चीज़ों को सीखेंगे अपन। उसके बाद क्या है, उच्च शिक्षा में डिजिटल पहल कि उच्च शिक्षा को डिजिटल रूप से कैसे प्रस्तुत करना है। क्योंकि वर्तमान जो हमारा समय है उसमें डिजिटल शिक्षा जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अभी कोविड के समय में हमने देखा कि डिजिटल शिक्षा का ज़्यादा ही प्रचलन था। और अभी हम बड़े बड़े प्लेटफॉर्म, वाईफाई एकेडमी, चाहे एग्ज़ामपुर, या बड़े बड़े जितने भी एकेडमी हम देखते हैं, अन अकेडमी, तो वो सारी चीज़ें जो है उच्च शिक्षा डिजिटल पहल, मतलब डिजिटलता को बढ़ावा दे रहे हैं। साफ साफ ऑनलाइन चीज़ें भी बिक रहे हैं, ऑनलाइन कैसेट के रूप में आपको मिल रहा है, या फिर ऑनलाइन आप क्लासेस लेके अटेंड कर रहे हैं यूट्यूब वगैरह से। तो ये सारी चीज़ें उच्च शिक्षा में डिजिटल पहल के अंतर्गत आएगा। फिर आईसीटी और अनुशासन के बारे में भी आपको देखना पड़ेगा। इस तरह से आपको कंप्यूटर से संबंधित जो है 8वां जो यूनिट है,
वो पूरी तरह से क्या रहेगा, प्रौद्योगिकी रहेगा। मतलब प्रौद्योगिकी और सूचना से संबंधित किस तरह से प्रचार प्रसार करना है आपको शिक्षा का, इससे संबंधित हो जाएगा। उसके बाद हम इकाई 9 पे चलते हैं। तो देखिए इकाई 9 पे जब हम आएंगे तो यहाँ पे है लोक और विकास। इस पे हम देखेंगे लोक, विकास और पर्यावरण। इसमें हम लोगों के बारे में भी देखेंगे, विकास के बारे में भी देखेंगे, कौन कौन सी विकास होगी, और पर्यावरण को पढ़ना बेहद ज़रूरी है। तो पर्यावरण के भी में हम इसके बारे में बहुत सारा संक्षेप में कुछ कुछ चीज़ों को पढ़ेंगे। पर्यावरण इसमें देखेंगे, देखिए मिलेनियम विकास और संप्रेषण विकास, ये दोनों विकास में क्या क्या अंतरें हैं या किस तरह के होते हैं, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। मानव और पर्यावरण समव्यवहार, मतलब मानव और पर्यावरण के बीच कैसा समव्यवहार है, कैसी समानता है, उसे हम देखेंगे। निजिता क्रियाकलाप को देखेंगे, पर्यावरण पर उनके प्रभाव को देखेंगे। जो हम डेली का क्रियाकलाप करते हैं उसमें पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ता है, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। उसके बाद इकाई 9 में हमारा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं पर्यावरण से संबंधित, तो इन चीज़ों को भी हम देख लेते हैं। पर्यावरण मुद्दे, पर्यावरण से संबंधित जितने भी, चाहे वो स्थानीय मुद्दा हो, चाहे वो क्षेत्रीय मुद्दा हो, चाहे वो वैश्विक हो, मतलब वैश्विक को क्या बोलेंगे, विश्व स्तर का बोलेंगे, चाहे वो वायु प्रदूषण हो, चाहे और अन्य संबंधित हो, चाहे वो वैश्विक स्तर का हो, चाहे वो क्या हो, वायु प्रदूषण से संबंधित हो, मतलब स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर के जो प्रदूषण है उसकी हम बात करेंगे यहाँ पे। चाहे वो जल प्रदूषण से संबंधित हो, मृदा प्रदूषण से संबंधित हो, ध्वनि प्रदूषण से संबंधित हो, या किसी भी तरह का कोई भी बायोमेडिकल से संबंधित जितनी तरह का है उसे हम देखेंगे। जलवायु परिवर्तन किस तरह से हो रहा है, सामाजिक एवं आर्थिक राजनीति आयाम को भी इसमें देखेंगे हम, राजनीतिक आयाम को। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम आगे, मानव स्वास्थ्य पर प्रदूषण का प्रभाव क्या पड़ रहा है, इसको भी हम देखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ देखेंगे हम प्राकृतिक और ऊर्जा के स्रोत और पवन, मृदा, जल, ये इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। देखिए पवन को देखेंगे, हवा के बारे में, मृदा के बारे में, जल के बारे में, भूताप के बारे में, बायोमास के बारे में, नाभिकी के बारे में, तो ये सारी चीज़ों को हमें देखना है लाइन से। फिर प्राकृतिक जोखिम और आपदाएं, जो भूकंप वगैरह आते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। जितने भी या फिर बाढ़ वगैरह आता है उन सब चीज़ों को हम इसके अंतर्गत देखेंगे। न्यूनीकरण, न्यूनीकरण के अंतर्गत न्यूनीकरण की युक्तियों को देखेंगे। पर्यावरण का संरक्षण हमें कैसे करना है, पर्यावरण को कैसे बचाना है, इसके बारे में भी हम देखेंगे। अधिनियम 1986 क्या है, इसके अंतर्गत पर्यावरण पर क्या क्या परिवर्तन किया गया है, मतलब क्या क्या ऐसे नियम लाए गए हैं जिससे पर्यावरण को हम बचा सकें। ठीक है, वहीं वायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन को देखेंगे हम। राष्ट्रीय कार्य और योजनाएं पर्यावरण से संबंधित, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी हम इस चीज़ों को देखेंगे। उसके बाद हम समझौतों को देखेंगे कि क्या क्या समझौता हुई है, क्या क्या संधियाँ हुई है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि। ठीक है, और वहीं कैक्टो प्रोटोकॉल को देखेंगे। ठीक है, कौन कौन सा प्रोटोकॉल को हमें पालन करना है। जैव विविधता सम्मेलन को देखेंगे। तो इस तरह से हमें बहुत सारी चीज़ों को, रियो सम्मेलन को देखेंगे, जो बड़े बड़े देश के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन हैं, इन सारी चीज़ों को हमें देखना है। तो पर्यावरण से संबंधित ये जो है आपका इकाई 9 जो पूरा है वो पर्यावरण किससे संबंधित, जैसे इकाई 8 आपका संबंधित था, इकाई 8 आपके किससे संबंधित था, तो इकाई आप आपका संबंधित था कंप्यूटर से, और इकाई 9 जो है वो पूरा संबंधित है आपके ये पर्यावरण से। उसके बाद हम इकाई 10 पे जल्दी से चलते हैं। इकाई 10 पे हमें जो देखना है वो उच्च शिक्षा प्रणाली। इसमें देखिए हमें पूरे शिक्षण की विधियों को पढ़ना है। शिक्षण क्या है, शिक्षण का इतिहास क्या था, शिक्षण में मध्यकालीन शिक्षा क्या थी, फिर आधुनिक शिक्षा क्या थी, इन सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। चलिए हम इसे भी जल्दी से देख लेते हैं। तो देखिए इसके अंतर्गत जो हमें देखना है वो ये है, उच्च शिक्षा प्रणाली को देखेंगे हम। उसके बाद हमें देखना है उच्च अधिगम संस्थाएं और प्राचीन काल। देखिए इसमें हमें अधिगम मतलब जो स्कूल के जो संस्थाएं हैं वो कौन कौन सी होती है, जैसे प्राथमिक स्तर,
फिर उच्च प्राथमिक, फिर माध्यमिक स्तर, फिर उच्च माध्यमिक, फिर जो रहता है वो महाविद्यालय होते हैं। तो इस तरह से कैसे डिवाइड किया गया है। इस संस्थाओं का अधिगम का मतलब यही है कि अधिगम की संस्थाएं मतलब जहाँ से हम शिक्षा प्राप्त करते हैं उन संस्थाओं के बारे में देखेंगे। फिर प्राचीन काल में भारत का जो शिक्षा व्यवस्था था वो कैसे था, प्राचीन काल में कैसे पढ़ते थे, कैसे याद करते थे, कौन कौन सी विधियाँ थी याद करने का या पढ़ने का, कैसे लोग पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ते थे, वो जो वहाँ पे शिक्षक थे वो कितने प्रकार के होते थे, इन सारी चीज़ों को हम इसके अंतर्गत देखेंगे। फिर हमें देखना है स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च अधिगम और शोध। स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च अधिगम और शोध को देखेंगे। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद कौन कौन से परिवर्तन आए भारत में शिक्षा को लेकर, फिर शोध को लेकर के कैसी नीति बनी, उस सारी चीज़ों को देखेंगे हम। फिर भारत में प्राच्य को देखेंगे, गैर पारंपरिक अधिगम को देखेंगे और कौन कौन से कार्यक्रम हैं इसे देखेंगे। फिर व्यावसायिक तकनीकी ये सारी चीज़ों को हम देखेंगे। इससे मतलब कौन कौन सी चीज़ें हैं, व्यावसायिक चीज़ें क्या क्या आ सकती है, या फिर तकनीकी जो कौशल है इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती है। उसके बाद यहीं पे हमें देखना है कि मूल शिक्षा और पर्यावरणक शिक्षा क्या है, नीति और सुशासन, राजनीति और प्रशासन, इन सब चीज़ों को हम इसी 10वें चैप्टर के अंतर्गत देखेंगे। तो 10वें चैप्टर भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से 6 से 10 तक का जो सिलेबस है ये कंप्लीट हुआ। आगे हम अब इन चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। तब तक।